हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज बालेंद्र प्रताप सिंह। क्लास 11th के फिजिक्स की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक कक्षा 11वीं में अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने वेक्टर की शुरुआत की थी फिजिक्स में, और वेक्टर में बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, कुछ एक दो क्लास पहले हमने शुरू किया था, और फिर पिछले क्लास में अगर आपको याद हो तो जीरो वेक्टर के बारे में हमने पूरा पढ़ा हुआ है। हमने वैसे तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, जैसे कि उसमें जीरो वेक्टर या नल वेक्टर था, यूनिट वेक्टर था, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर था, स्लाइडिंग वेक्टर था। तो बहुत सारे वेक्टर्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं या फिर अगर आपने रिवाइज नहीं किया, नोट्स नहीं बनाया, तो पहले आप नोट्स बनाओ, जाके क्लासेस को अटेंड करो, रिवाइज करो, तब आप ये क्लास देखने आओ। क्योंकि अगर आपने ये सब नहीं किया तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आने वाली है। और ये अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा आज हमें क्या पढ़ना है। हमें देखिए, हमने हेडिंग बनाया है यहाँ पे सदिशों को जोड़ने की ज्यामितीय विधि। यानी कि अभी तक हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर करके आ चुके हैं। आगे पीछे क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर हमने कर लिया है, वेक्टर को हमने डिवाइड कर दिया बहुत सारे पार्ट्स में। अब हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर को जोड़ने वाले हैं। ठीक है, वेक्टर का टाइप क्या होता है, किस किस तरह से, जैसे कि फ्री वेक्टर होता था, हमने कहा वेक्टर को कहीं भी उठा के तुम रख दोगे, बस उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मत बदलना, उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक स्लाइडिंग वेक्टर होता था, है ना, एक स्लाइडिंग वेक्टर था, उसके बारे में मैंने बताया। बहुत सारे वेक्टर्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा है, यूनिट वेक्टर। और तो ये जो वेक्टर का क्लासिफिकेशन था वो जानने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, दो वेक्टर्स को जोड़ने वाले हैं। बाद में हम सीखेंगे दो से अधिक वेक्टर्स को भी जोड़ना। फिलहाल बेसिक है कहां से कि दो वेक्टर को जोड़ने वाले हैं, और किस विधि से जोड़ेंगे, ज्यामितीय विधि से। इसलिए हमने हेडिंग बनाया है सदिशों को जोड़ने की ज्यामितीय विधि, या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हो एनालिटिकल या फिर ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ज्योमेट्रिकल या एनालिटिकल बात एक ही है, ठीक है। तो एनालाइज कर रहे हैं फिर ज्योमेट्री से बना रहे हैं, तो एनालिटिकल या फिर ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर को जोड़ने के दो नियम है। वेक्टर को जोड़ने के ज्यामितीय विधि से अगर देखा जाए तो अपने पास दो रूल हैं। पहला एक रूल है सदिश योग का त्रिभुज नियम, यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम। दूसरा है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, जिसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो यानी कि वेक्टर को कोई पूछे कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, तो दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला त्रिभुज विधि और दूसरा है समांतर चतुर्भुज विधि, यानी कि इंग्लिश में कहें तो ट्रायंगल मेथड, और दूसरा पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, तो अभी हम शुरू कर लेते हैं त्रिभुज नियम या फिर ट्रायंगल लॉ को देख लेते हैं कि क्या होता है। ट्रायंगल लॉ से कैसे हम वेक्टर्स को जोड़ते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ट्रायंगल लॉ से कैसे जोड़ते हैं। अगर आपको दो वेक्टर्स को जोड़ना है, जैसे सपोज दैट एक वेक्टर आपके पास यहाँ पे है, ये है वेक्टर ए, ओके, वेक्टर ए, और सपोज दैट एक वेक्टर यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है वेक्टर बी, और आपसे कहा गया ए और बी को जोड़ो। ए और बी को आप क्या करो, जोड़ो। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक नोट पॉइंट कराया था जब मैं फ्री वेक्टर पढ़ा रहा था, तो मैं स्टार लगवा के एक नोट पॉइंट कर रहा था। अगर आपके पास नोट्स है तो अभी देखिए, अगर नहीं है तो मैं बार बार कह रहा हूं रिवाइज करके आया करिए, अदरवाइज फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है। बहुत 11th में आ गए आप, 9th और 10th में नहीं होगी, काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको अच्छे से अगर सीखना है तो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अब हमने क्या किया, ए को बी से जोड़ना है। हमने कहा वेक्टर ए को आप क्या करिए, बी से जोड़िए। तो एक चीज मैंने आपको फ्री वेक्टर जब पढ़ाया था तो क्या बताया था, उसमें स्टार लगा के मैंने लिखवाया था कि आमतौर पे फिजिक्स में जितने भी वेक्टर्स हैं हम उनको फ्री वेक्टर मान के चलेंगे, यानी कि उस वेक्टर का बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदले उसको कहीं भी मैं उसको रिप्लेस कर, मतलब उसको रिप्लेस नहीं, सॉरी, उसको मैं हटा दूंगा, प्रतिस्थापित कर दूंगा इधर उधर, ठीक है। तो उसके वेक्टर के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वेक्टर में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। कहने का मतलब मेरी ये है कि वेक्टर ए है, इसकी जो भी लेंथ है, अब देखो जोड़ते कैसे वो सीखो। इसकी जो भी लेंथ है, पहली बात तो लेंथ और इसका जो डायरेक्शन है, जैसे कि ये ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो ईस्ट के डायरेक्शन और ये लेंथ को बिना बदले इस वेक्टर को पकड़ के अगर मैं यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, तो वेक्टर ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो वेक्टर है वही हर जगह वेक्टर ए होगा, ठीक है। ये आपको बता चुका हूं पहले। तो अभी आपको क्या करना है, इस वेक्टर ए को पकड़िए और यहां पे लाके सेपरेट कहीं पे अलग रखिए। ध्यान दीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। जो लंबाई थी, इसकी जो लंबाई थी वो नहीं बदलनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत लंबाई कम ज्यादा आपको लग रही हो तो ये बस वो है कि मैं अंदाजे से बना रहा हूं इसलिए, अदरवाइज अगर ये 1 यूनिट का है तो ये भी 1 यूनिट का है, ठीक है। लंबाई नहीं बदलनी चाहिए। यहाँ पे हमने रख दिया वेक्टर ए को, ठीक है। जैसे एज इट इज उठा के मैंने क्या किया, इस वेक्टर ए को यहाँ पे रख दिया। देखो डायरेक्शन नहीं बदला, परिमाण नहीं बदला। अब जोड़ना है बी को, तो देखिए एडिशन कैसे होता है, ट्रायंगल लॉ या फिर त्रिभुज नियम क्या कहता है, कैसे जोड़ते हैं इसको। आपको क्या करना है, वेक्टर ए के हेड से, चूंकि ए में बी को जोड़ रहे हो ना,
ए में किसको जोड़ रहे हो, बी को, ए में किसको जोड़ रहे हो, बी को, तो ए को सबसे पहले ले जाके तुमने यहां पे रख दिया। अब बी को उठाओ और बी को कैसे जोड़ोगे, ए प्लस बी अगर है तो ए के हेड से, ध्यान देना यही मेन ट्रायंगल लॉ में यही मेन पॉइंट है जो अभी बताने जा रहा हूं कि ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि ए के हेड से आपको बी का टेल जोड़ना है, यानी कि ए के सिर से बी की पूंछ को अटैच करनी है, ए के सिर से बी की पूंछ को आपको क्या करनी है, अटैच करनी है। यानी कि यहां पे ये वेक्टर ए आ गया, इसका ये जो हेड है इससे बी का टेल ले आके जोड़ना है, यानी बी वेक्टर को उठाओ और ले आके यहां पे ऐसा रखो कि बी का टेल यहां पे आए और बी आपका जैसे है वैसे तो रहेगा ही। इसका परिमाण हमने नहीं बदला, इसका डायरेक्शन अगर ये नॉर्थ में था तो नॉर्थ में अभी भी ये डायरेक्शन हमने नहीं बदला, लेकिन हमने क्या किया, इसको ले आके जोड़ दिया। कैसे जोड़ा, ए के हेड से बी के टेल को हमने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, ए प्लस बी का मतलब कि ए के हेड से आपको बी का टेल जोड़ना है। और अब इन दोनों का जो परिणामी होगा, त्रिभुज नियम या ट्रायंगल लॉ यही कहता है कि इन दोनों का जो परिणामी होगा, परिणामी वेक्टर को इंग्लिश में रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, परिणामी वेक्टर को इंग्लिश में रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। इसलिए जब भी परिणामी वेक्टर हम बनाएंगे तो उसको वेक्टर आर से दिखाएंगे। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर आर से दिखाएंगे। तो रिजल्टेंट कैसे मिलता है, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से आपको रिजल्टेंट कैसे मिलता है, यानी कि पहले वाले के टेल को, ध्यान देना, पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से अगर तुमने मिला दिया तो ये जो वेक्टर मिला है यही वेक्टर आर मिला है, वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर। और ये किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। ये किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। ठीक है, हमने जोड़ दिया, रिजल्टेंट वेक्टर आर निकल आया है, यहां पे आपके सामने है। अगर इन दोनों का परिणामी का मान आपको निकालना है, ज्योमेट्रिकल मेथड चल रहा है भाई, एनालिटिकल या फिर ज्योमेट्रिकल मेथड चल रहा है, तो इसमें ज्योमेट्री से ही काम करना होगा। तो आपको क्या करना होगा बच्चे, इस वेक्टर आर का लंबाई निकालना होगा। जो लंबाई निकल के आएगा वो ए और बी को जोड़ने के बाद जो परिणामी है उसका मान हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन आप देख ही रहे हो, जिस भी दिशा में जा रहा है, यहां से आप देख लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, इसकी दिशा आपको मिली गई। अगर अब चूंकि ये देखोगे तुम ध्यान से, तो ये पूरा ईस्ट में, ये नॉर्थ में है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है। तुम लगा देना इसमें पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण कवर बराबर लंब कवर आधार कवर, तो ये लंबाई निकल जाएगी। और जैसे इसकी लंबाई निकली, परिणामी वेक्टर का परिमाण निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया, और इसका डायरेक्शन तो तुम देख ही रहे हो फिगर में। तो अगर परिमाण और दिशा दोनों मिल गई तो वेक्टर आर मिल गया, और वेक्टर आर ही क्या है, ए और बी का परिणामी वेक्टर है। तो ये ट्रायंगल लॉ से इस तरह से आप जोड़ते हैं। ठीक है, ये जोड़ने का तरीका है त्रिभुज नियम से। ओके, एक बार और एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आसान है, बहुत इजी है, लेकिन बस मैं वही कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं मारा ना, पहले रिवाइज करके नहीं आया क्लास में, तो उनसे फिर नहीं होगा। आप रिवाइज करके आओ, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब जैसे सपोज है, ये तो हमने क्या निकाला, ए प्लस बी निकाला। ओके, अब मान लो फिगर यही है, फिगर आपका यही है। अब मैंने एक चीज कहा कि एक काम करो, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए निकालो, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये ए और बी था, यहां पे हमने क्या निकाला था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाला था, निकाल लिया हमने। अब यहां पे क्या निकालने वाले हैं, बी प्लस ए। तो देखिए ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, त्रिभुज नियम के हिसाब से, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से जोड़ते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या करता है, बी में ए को जोड़ना है तो पहले वेक्टर बी को पकड़ो, उठाओ और ले आके एक फ्री, एक अलग जगह पे, खाली जगह पे इसको रख दो। तो तुमने यहां पे रख दिया, देखो इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना है, डायरेक्शन नहीं बदलना है, ये वेक्टर बी है। क्यों, क्योंकि जितने भी वेक्टर्स हैं वो फ्री वेक्टर्स होते हैं, उनको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर उनको हमने कहीं भी आगे पीछे कर दिया, उनकी जगह बदल दी, कहीं ले आके और रख दिया हमने, तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, फ्री वेक्टर की बात कर रहा है, स्लाइडिंग वेक्टर अलग है। और जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स किए हमने, अलग अलग वेक्टर का अलग अलग रोल है। लेकिन मैंने क्या कहा, जितने भी वेक्टर्स हैं वो सभी फिजिक्स में, जब तक हम वेक्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं फ्री वेक्टर है, उनको आप मूव कर सकते हो। ये मान के चलना है हमें। ठीक है, अदरवाइज स्लाइडिंग वेक्टर को आप मूव नहीं कर सकते, आपको पता है। और भी आपके पास वेक्टर्स थे, स्लाइडिंग वेक्टर के अलावा और भी वेक्टर्स थे, जैसे कि बाउंड वेक्टर था। अब बाउंड वेक्टर को तो फिक्स हो गया ना, उसको तो आप कहीं इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन मैंने क्या कहा कि फिजिक्स में अभी के लिए जब भी हम कोई भी वेक्टर लेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड से उसके एनालिसिस करेंगे, तो हम मान के चलेंगे कि सभी के सभी फ्री है। ठीक है, पर आपने क्लासिफिकेशन में देखा है कि कुछ कुछ होते हैं जो फ्री नहीं होते हैं, लेकिन हमें मान के क्या चलना है कि सभी के सभी फ्री है। ठीक है, तो ये वेक्टर बी रहा। अब बी में किसको जोड़ना, ए को, तो ए को लाओगे इस बी में जोड़ोगे, बी में जोड़ोगे। लेकिन देखना ध्यान से, बी में ए को जोड़ रहा हो तो बी के हेड से, बी में ए को जोड़ रहा हो तो क्या करना पड़ेगा, बी के हेड से ए के टेल को जोड़ना पड़ेगा। बी के सिर से ए का क्या जुड़ेगा,
पूंछ जुड़ेगा। ठीक है, तो वेक्टर ए को उठाओ, ले आओ और बी के हेड से ए के टेल को यहाँ पे जोड़ दो। ये रहा वेक्टर ए, तुमने जोड़ दिया। क्या करना होता है भाई, बी प्लस ए है तो पहले वेक्टर बी लिखोगे, बनाओगे और वेक्टर बी के हेड से ए के टेल को क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे, ले आके कुछ इस तरीके से। ये आपका आ गया वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए। ओके, अब वेक्टर बी में ए को जोड़ना था तो बी और बी का हेड और ए का टेल ला करके हमने जोड़ दिया। यहां से उठाया हमने बी को रखा, यहां से उठाया हमने ए को रखा, जोड़ दिया। रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, मैं कह रहा हूं रिजल्टेंट हमेशा कैसे मिलता है, फर्स्ट के पूंछ को, फर्स्ट के टेल को आखिरी के हेड से मिलाते हैं। मतलब रिजल्टेंट में हमेशा ध्यान रखना, रिजल्टेंट इस तरीके से बनाओगे कि दो सिर एक जगह और दो पूंछ एक जगह होने चाहिए। रिजल्टेंट हमेशा ऐसे बनेगा कि दो सिर एक जगह और दो पूंछ एक जगह दिखाई देंगे, यानी कि हेड हेड दिखाई देगा और टेल टेल दिखाई देगा रिजल्टेंट में, अगर आप भूल जाओ। अदरवाइज आप याद रखो, रिजल्टेंट हमेशा कैसे निकलता है, सबसे पहले वाले के पूंछ से शुरू करोगे और आखिरी वाले के सिर को मिला दोगे तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाएगा। तो ए और बी को हमने लिख दिया था, रिजल्टेंट कैसे निकलता था, सॉरी बी प्लस ए निकालना था तो बी और ए को हमने लिख दिया था, और रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, बी का टेल और ए का हेड हमने मिला देंगे। सबसे पहले जो वेक्टर था जिससे आपने जोड़ना शुरू किया था उसका टेल और आखिरी वाले का हेड होगा, मिला दिया, ये मिल गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। और ये किसके बराबर है, ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर है। अब यहां भी तुम चाहो तो ये रिजल्टेंट वेक्टर यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट ये है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए और ये है वेक्टर आपका बी, इन दोनों को जोड़ना है। वेक्टर ए में बी को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे भाई, ए को लाएंगे यहाँ पे फ्री स्पेस में कहीं पे रखेंगे बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदले। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं बदला तो वेक्टर भी नहीं बदला। तो ये हमने वेक्टर, समझ रहे हो ना भाई, मैग्नीट्यूड परिमाण नहीं बदला, हमने वेक्टर की लंबाई नहीं बदली, उसका डायरेक्शन नहीं बदला, तो वेक्टर कहां से बदलेगा, वही वेक्टर है, जितना इसकी लंबाई उतनी इसकी, जो डायरेक्शन इसका वही डायरेक्शन इसका, तो ये वेक्टर ए है, वही हमें करना है। वेक्टर ए हमने ए प्लस बी निकालना है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर निकालना है, तो इस वेक्टर को लाके यहाँ पे हमने लिख दिया, बना दिया, जैसा था वैसा, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है, अंदाजे से बना रहे हैं तो छोटा बड़ा दिख रहा होगा पर परिवर्तन आपको नहीं करना है। ठीक है, बराबर लंबाई का। और इसमें बी को जोड़ना है तो ए के हेड से बी के टेल को पकड़ के लाओ, यहाँ पे जोड़ दो, तो इस तरीके से ये बी का टेल और ए का हेड हमने बिना इसका परिमाण और डायरेक्शन बदले इसको ले आकर के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ से जोड़ दिया। अब रिजल्टेंट कैसे मिलेगा भाई, ए का, यानी कि ए प्लस बी निकाल रहे थे, दिस प्लस दिस, तो इसका टेल और आखिरी वाले का हेड अगर हमने मिला दिया तो ये मिल गया आपको रिजल्टेंट वेक्टर आर। और ये किसके बराबर होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर मिला है आपको। ओके, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर और ये इक्वल्स टू में क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए प्लस बी निकल गया। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है, यानी कि उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रायंगल लॉ समझ में आया होगा। ट्रायंगल लॉ में कोई थ्योरी नहीं है, कुछ लिखने के लिए नहीं कि लिखवा दूं ऐसे 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 करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया आप देख लो, और जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो मैंने समझाया, आप चाहो तो अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, अपने रिवीजन के लिए कॉपी में 2 लाइन लिख लेना। अदरवाइज क्या है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ त्रिभुज नियम से कैसे वेक्टर्स को जोड़ते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब इसके बारे में और बातें करेंगे, पहले आप इतना लिखिए फिर आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने वेक्टर ए और बी को जोड़ना सीख लिया है। ठीक है, ए और बी को जोड़ना सीख लिया है। किस मेथड से सीखा है, ट्रायंगल मेथड से सीखा है। कुछ नहीं करना है, वेक्टर ए को जहां ए से बी, ए में बी को जोड़ना है तो ए को लाना है, ए को अलग रखना है और ए के हेड से बी को लाना है, बी के टेल को जोड़ना है और फर्स्ट के टेल को यानी कि ए के पूंछ को बी के हेड से जोड़ दोगे तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। ट्रायंगल लॉ मैंने सिखा दिया, लेकिन देखो दिक्कत क्या आती है, जैसे मान लो सपोज दैट वेक्टर ए आपके पास ऐसा है, एक वेक्टर बी ऐसा है, इन दोनों को जोड़ा तुमने, ये वेक्टर आर आ गया। ठीक है, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था। तो अगर ये आर निकालना हो तो बच्चों ये जो त्रिभुज बना है ये समकोण तो है नहीं, ये पता नहीं कैसा त्रिभुज बना है। तो त्रिभुज का कौन सा नियम लगाओगे कि वेक्टर आर का परिमाण निकाल पाओगे या फिर आर की दिशा निकाल पाओगे, दोनों निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। त्रिभुज का कौन सा नियम लगेगा और बार बार त्रिभुज बना के आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा रूल लगाएं, कैसे इसकी लंबाई निकालें, कैसे इसकी दिशा निकालें, कैसे हम वेक्टर आर को बता पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे। तो वो मुश्किल दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आर का, वेक्टर आर का ए और बी से जो आर का मैथमेटिकल रिलेशन है, वेक्टर आर का ए और बी से जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो बना लेते हैं, ताकि कभी भी वेक्टर ए और बी दिया हो तो बार बार हमें त्रिभुज ना बनाना पड़े। हम क्या करें, हम डायरेक्टली मैथमेटिकल रिलेशन से, गणितीय विधि से चुपचाप वेक्टर आर निकाल लें। ठीक है, तो देखिए वो कैसे पॉसिबल है, कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट आपके पास एक वेक्टर ए है, ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है इसको छोड़िए, जो लिखा है वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे एक वेक्टर ए है आपके पास,
सपोज दैट ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए में एक वेक्टर बी कुछ इस प्रकार से है, मैंने इसको यहां पे ला करके जोड़ दिया, ए का हेड और बी का टेल, ए प्लस बी। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ए का टेल यानी फर्स्ट का टेल आखिरी वाले का हेड एक साथ मिला दिया, रिजल्टेंट वेक्टर आर निकल जाता है, आप सभी को पता है। ये आर का रिलेशन ए और बी से हम निकालने वाले मैथमेटिकल। तो देखो एक काम करते हैं, इसका एक नाम देते हैं, इस ट्रायंगल का ये त्रिभुज बन गया, इसका एक नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम देते हैं P और इसका नाम देते हैं Q। अब यहां से तो अभी R को A और B से जोड़ पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर समकोण त्रिभुज बना ले तो एक फायदा होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग लगा के कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ रिलेशन बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करो, तुम वेक्टर A को थोड़ा आगे तक बढ़ाओ, ठीक है, और वेक्टर A पर पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर डाल दो, एक लंब डाल दो, ठीक है। ये तुमने 90 डिग्री पे डाला है, ये बात ध्यान रखना, 90 डिग्री पे। सपोज दैट ये पॉइंट ई है जहां पे इसने कट किया है, तो ये अब जो एक ट्रायंगल बना है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे चूंकि एक कोण 90 अंश हो गया तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज बन गया तो एक रिलेशन हम बना लेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग वाला। तो यहाँ पे बनाएंगे, और सपोज दैट यहाँ पे माना, ये देखो इसको तुमने बढ़ाया ना, तो बढ़ाने के बाद यहां से ये जो कोण बना है, सपोज दैट ये थीटा है, तो माना कोण 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 ई पी क्यू, कोण ई पी, या सिंपली ऐसे छोटा सा लिखो ना, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। माना ये जो कोण P है, कोण P बराबर ही कितना है, थीटा। मान लिया कोण ये जो P है, और कैसे है, ए को आगे बढ़ा, यहां से हमने इसको नापा है, यहां से नापा। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, वेक्टर में डायरेक्शन हर जगह इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं बता रहा हूं, यहां से हमने इसको मेजर किया और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो मान लिया कोण P बराबर कितना है, थीटा है। अब इस केस में अगर तुम देखोगे बड़े वाले त्रिभुज को, ओ ई क्यू को, ओ ई क्यू को, बड़े वाले को, तो लिख देता हूं त्रिभुज ओ ई क्यू, ओ ई क्यू से, ओ ई क्यू से अगर एक चीज देखा जाए, ये वाला रूल लगाया जाए, कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो क्या लिख सकते हैं, कर्ण क्या है, ओ क्यू है, तो आपको लिखना पड़ेगा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि ओ ई है, तो ओ ई आधार का वर्ग, चलो लिख दो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, लंब क्या है, क्यू ई है, क्यू ई है, तो तुमने लिखा क्यू ई का वर्ग, ठीक है। सिंपल पाइथागोरस लगाया, यहां तक तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए, ओ क्यू, ओ से क्यू, ये तो वेक्टर आर है, तो ठीक है, चलो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ ई, ओ से ई को देखिए तो ये दो पार्ट से जुड़ के बना हुआ है, ओ से पी प्लस पी से ई, ओ ई, तो ओ ई को एक काम करते हैं, तोड़ के लिख देते हैं, ओ पी प्लस पी ई, ओ से पी प्लस पी ई मिला के ओ ई है, तो इसके जगह पर हमने लग दिया, और इसका क्या था, स्क्वायर था, तो स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर, और प्लस में क्या है, क्यू ई का स्क्वायर है, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। एक काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं भाई, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, इसको ओपन करिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर यानी कि ओपी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी ई का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ओपी इंटू पीई, 2ab लगा दिया हमने, ये ओपन हो गया, और प्लस में क्या है, क्यू ई का स्क्वायर, क्यू ई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक चीज और तुम ध्यान दो, इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर नोटिस करो, छोटे वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर नोटिस करोगे, तो चूंकि छोटे वाले ट्रायंगल में नोटिस करना भाई, छोटे वाले ट्रायंगल में कह सकते हो त्रिभुज क्यू पी ई से तुम क्या कह सकते हो, छोटा वाला जो ट्रायंगल बना है ये भी तो एक कोण 90 अंश है, तो समकोण त्रिभुज बना है, एक छोटा समकोण त्रिभुज है, तो इसमें भी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो इसमें कर्ण क्या है, पी क्यू है, तो कर्ण का वर्ग यानी कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी कि ये क्यू ई का स्क्वायर, क्यू ई का स्क्वायर, या पहले आधार लिख दो, आधार का वर्ग, आधार क्या है, पीई है, तो तुम लिख सकते हो आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग यानी कि क्यू ई का स्क्वायर। सिंपल है, लिख सकते हैं ना, त्रिभुज क्यू पीई, इस वाले छोटे वाले त्रिभुज से ये लिख सकते हैं रिलेशन, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये हमने लिख दिया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों लिखा मैंने, इससे एक फायदा हुआ मेरा कि ये ऊपर वाला जो रिलेशन है थोड़ा छोटा हो गया। कैसे, देखो पीई का स्क्वायर यहां भी है, पीई का स्क्वायर यहां भी है, क्यूई का स्क्वायर यहां भी है, क्यूई का स्क्वायर यहां भी है, प्लस है, बीच में प्लस है, तो इन दोनों को
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मिला के इसका स्क्वायर होता है, तो इसको और इसको हटा के सिंपली ये लिख देंगे, छोटा हो जाएगा रिलेशन। तो हम अब अपने वाले रिलेशन को, ऊपर वाले को कैसे लिख सकते हैं, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस इन दोनों को हटा दिया मैंने, इन दोनों को हटा दिया मैंने, वो केवल पी क्यू के स्क्वायर के बराबर है, तो मैंने दोनों को हटा के लिख दिया पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस में जो बचा 2 इंटू ओपी इंटू क्या बचा, पीई बचा, वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अभी तक बहुत आसान आसान चल रहा था। ठीक है, ये ओपी है, ओपी का स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा अगर सोचें तो ओ क्यू क्या है, ओ क्यू, ओ से क्यू वेक्टर आर है, चलो ठीक है। ओपी क्या है, ओ से पी वेक्टर ए है, वेक्टर ए बन गया। पी क्यू क्या है, पी क्यू वेक्टर बी है, चलो वेक्टर बी बन गया। 2 इंटू ओपी, ओ इंटू पी वेक्टर ए है, और पीई क्या है, पीई ये चीज है ना, पीई ये ना वेक्टर ए है ना वेक्टर बी है, तो इसको वेक्टर ए या बी से कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा, कोई संबंध बना के इसको ये ए वेक्टर ए या बी में कन्वर्ट करते हैं, ताकि आर का ए और बी से कोई रिश्ता निकल जाए, कोई रिलेशन निकल जाए, ताकि हम बाद में जब भी रिजल्टेंट निकाले तो आसानी से हम मैथमेटिकल मेथड से निकाल सके। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखिए छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल की। त्रिभुज QPE में ही देखिएगा, चूंकि त्रिभुज QPE में, त्रिभुज QPE में अगर cos थीटा लिखते हैं बच्चों, cos थीटा, cos का थीटा अगर दिखना हो, यहां से दिखेगा, इस वाले ट्रायंगल में cos थीटा लिखते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कौन, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो पक्का ये आधार है, तो ये आधार यानी कि PE आ गया, और बटे कर्ण में क्या है, कर्ण में 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण में PQ है, तो हम ये लिख सकते हैं आसानी से, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और इससे क्या फायदा हुआ, इसके बटे 1 करके अगर इसका तिर्यक गुणा कर दो तो PE में 1 से गुणा होगा, तो क्या लिख सकते हो, PE बराबर PQ इंटू कॉस का थीटा लिख सकते हो। इस रिलेशन से फायदा क्या हुआ बच्चों, इस रिलेशन से फायदा ये हुआ कि ये जो PE था, जो कि कोई वेक्टर नहीं था, तो हम इसको ए और बी में ले जाना चाहते थे, क्योंकि इसको आर से रिलेशन बनाना है, कोई ना कोई संबंध बनाना है, तो PE, अब देखो PE बराबर PQ cos थीटा आ गया, और PQ क्या है, PQ वेक्टर B है, तो ये वेक्टर B cos थीटा हो गया, यानी कि अब हम R को A और B से पूरी तरह से जोड़ पाएंगे इस रिलेशन से। तो इसलिए इसको और आगे बढ़ाओ, तो तुम लिख सकते हो OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर, O इंटू पी का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, P इंटू क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू OP, और इंटू में 2 इंटू OP हो गया, और इंटू में PE है, यही PE है, PE के जगह पे बच्चों ये पूरा रख दो जो इसका मान आया है, PQ cos का थीटा, ये रख दिया हमने। अब इसको आगे बढ़ाओ, देखो कितना आसान हो गया, देखो चूंकि ध्यान से देखना, चूंकि OQ क्या है, OQ O से Q वेक्टर R है, तो बराबर क्या है, वेक्टर R है। और देखना ध्यान से, OP O से P, ये रहा OP वेक्टर A है, तो OP बराबर क्या है, वेक्टर A है, और PQ P से Q वेक्टर B है, P से Q बराबर क्या है, वेक्टर B है। चूंकि ये सब हैं, इसलिए इसमें ये सब मान रखो, तो OQ जहां पे है वो वेक्टर R का स्क्वायर आ गया, बराबर OP यानी कि वेक्टर A का स्क्वायर आ गया, प्लस PQ यानी कि वेक्टर B का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 इंटू OP यानी कि वेक्टर A इंटू PQ यानी कि वेक्टर B, और इंटू में क्या है, cos का थीटा है, ओके, cos का थीटा है। तो यानी कि आप ये लिख सकते हो, अगर केवल परिमाण की बात करो, दिशा की बात नहीं कर रहे, केवल किसकी बात कर रहे हैं, परिमाण की, दिशा की बात नहीं कर रहे, केवल किसकी बात कर रहे हैं, परिमाण की। केवल परिमाण की बात करें तो वेक्टर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, यानी कि आप लिख सकते हो R स्क्वायर बराबर क्या आ गया, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos का थीटा। R स्क्वायर बराबर क्या आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। मैं दिशा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल परिमाण की बात कर रहा हूं। तो यहां से R स्क्वायर अगर निकल गया तो R भी निकल गया। R बराबर क्या होगा, स्क्वायर दाएं साइड भेज दो, सब कुछ करड़ी में आ जाएगा, तो R बराबर आ गया करड़ी में, या फिर अंडर रूट A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये निकल गया परिणामी आर, ये निकल गया आपका परिणामी आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने मैथमेटिकल रिलेशन बना लिया। अगर एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर बी दिया है, उसका आर निकालना है तो त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आपको ये याद हो, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पे आर क्या है, परिणामी वेक्टर है किसका, ए और बी को जोड़ने के बाद जो आएगा उसका, और ए क्या है, ये ए का स्क्वायर यानी ए का परिमाण का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2ab, ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा में थीटा क्या है, थीटा क्या है, जब ए को आगे बढ़ाया था तो ए से जो बी ने कोण बनाया था, ये वाला कोण, वो है यहाँ पे थीटा। इस थीटा को जरूर रिमेंबर करिएगा। ये थीटा कौन सा है, ये थीटा कौन सा है, ये थीटा है वेक्टर ए जो भी है, इसको आगे बढ़ाने के बाद वेक्टर बी ए से जो एंगल बना रहा है, बी जो है ए से जो एंगल बना रहा है, वही वेक्टर क्या है, वही एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल थीटा है। ठीक है, एंगल थीटा के बारे में और भी चर्चा करेंगे। दो वेक्टर्स के बीच का कोण कैसे डिफाइन करते हैं उसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। कैसे जल्दी से हम बता पाएंगे कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। आप आसानी से समझ जाओगे, मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके पहले फिलहाल यहाँ पे अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट में थीटा क्या है, आप कह सकते हो कि ए और बी के बीच का कोण है। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है। और कोण कैसे निकला है, वेक्टर ए को आगे बढ़ाएंगे और बी को, दोनों के बीच में जो कोण बना है, दोनों के बीच में ए से बी की तरफ गए हैं, ए से बी की तरफ गए हैं, जो कोण बना है वही क्या है, वही यहाँ पे कॉस थीटा में थीटा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत तो लॉजिक समझ में आया होगा। वेक्टर आर अब आप निकाल लेंगे, और मैंने बता भी दिया है, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। आर क्या है, ए और बी को जोड़ने के बाद उनका परिणामी है। ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है। बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। और कॉस थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा चीजें, और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, आर और वेक्टर ए और बी, इनमें रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा था, मैंने निकाल भी दिया और शायद आपको समझ में आ भी गया होगा। पहले आप इसको लिखिए, फिर आगे थोड़ी बहुत बातें और करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वेक्टर आर तो निकाल लिया हमने, यानी कि अगर ए दिया है, बी दिया है और उन दोनों को जोड़ने को बोल रहा है, परिणामी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से इजीली निकल जाएगा। लेकिन वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो वेक्टर का परिमाण और दूसरा वेक्टर की दिशा, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, डायरेक्शन हम नहीं निकाल पाए, तो डायरेक्शन अब निकाल लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुनः परिणामी आर की दिशा ज्ञात करने के लिए, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड तो मिल गया, लंबाई तो मिल गई, लेकिन डायरेक्शन क्या है वो निकालने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए, माना वेक्टर आर, ये जो वेक्टर आर है वो वेक्टर ए से अल्फा कोण बनाता है, यानी कि वेक्टर ए जो है ना, इस वेक्टर से मान लो बी से नहीं, बी का कोई रोल नहीं है, ए से वेक्टर आर जो है ये कितना एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है। ए से जो वेक्टर आर है वो कितना एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है। जैसे मैं बना रहा हूं एरो के साथ वैसे ही बनाना, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ए से ये क्या बता रहा है, ए से जो आर है वो कितना एंगल बनाता है, अल्फा बनाता है। तो अगर अल्फा बनाता है तो वो अल्फा कैसे निकलेगा, क्योंकि अल्फा पता लग जाएगा, तो हम कह देंगे कि वेक्टर आर का जो परिमाण है वो 20 यूनिट, 30 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट है, या 100, 20, 200, 400 कुछ भी परिमाण है, और हम कह देंगे दिशा वेक्टर ए से इस दिशा में है, तो हम पूरी जानकारी दे देंगे। तो इसलिए हम उसकी दिशा निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकलेगा देखिएगा, त्रिभुज ओ ई क्यू से, ये रहा ओ, ये रहा ई और ये रहा क्यू, तो ओ ई क्यू, ये बड़े वाले ट्रायंगल में ओ ई क्यू से एक काम करते हैं, ओ ई क्यू से, ये देखिए ओ ई क्यू से अल्फा निकालना है ना, तो एक काम करते हैं, tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। अल्फा के सामने वाली जो भुजा है वो लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब यानी कि क्यू ई भाई लंब बटे आधार होता है, याद रखना। तो क्यू ई बटे आधार में क्या है, ओ ई है, तो ओ ई ये लिख सकते हैं। इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ तो देखो ये अल्फा कैसे निकलेगा, tan अल्फा, ये एंगल कैसे निकलेगा ध्यान से। तो क्यू ई को रहने दीजिए, बटे ओ ई क्या है, ओ ई आपको पता है ओपी प्लस पीई के बराबर है, ओपी प्लस पीई के बराबर है, ओपी प्लस पीई के बराबर है, मैंने लिख दिया tan अल्फा और ओपी प्लस पीई। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो tan अल्फा निकालना था क्यू ई, अब ये क्यू ई है, क्यू ई को किसी न किसी वेक्टर से रिलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम कैसे उसका रिलेशन ए, क्योंकि हमें केवल पता क्या है, हमें पता क्या है भाई, ए और बी में हमें पता क्या है, बस दो चीजें पता है,
एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और एक वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसके अलावा हमें कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि हमें हर चीज को, हर एक रिलेशन को ए और बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बाकी कुछ हमें पता नहीं है। तो tan अल्फा बराबर क्यू ई बटे, अब ओपी है तो ओपी तो वेक्टर ए है, चलो जुगाड़ बन गया पीई, यानी पीई को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और क्यूई को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहां पे देखो त्रिभुज क्यूपीई से, ठीक है, क्यूपीई से साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कोण। तो ये थीटा है, ध्यान देना, ये वाला थीटा है भाई, थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, ये थीटा है। तो साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा क्या होता है? लंब यानी कि क्यूई लंब बटे कोण होता है, और कोण क्या है? कोण पी क्यू है, बड़ी वाली भुजा पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू। तो इसके बटे एक मान के क्यूई में एक से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? क्यूई हो जाएगा बराबर पी क्यू और इंटू साइन थीटा हो गया, इंटू साइन थीटा हो गया। ये रिलेशन बनाने का फायदा क्या हुआ? देखो क्यूई जो था ये कोई वेक्टर नहीं था, लेकिन अब इसका एक वेक्टर में रिलेशन आ गया, पी क्यू साइन थीटा, पी से क्यू क्या है? वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी साइन थीटा हो गया। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो यहां से अब क्या लिख सकते हैं? यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिए बच्चों, अब tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं? क्यूई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? पी क्यू साइन थीटा और डिवाइडेड बाई, पूरे के पूरा डिवाइडेड बाई ओपी में क्या लिख सकते हैं? ओपी में वेक्टर ए है, अभी लिखेंगे बाद में, ओपी पहले रहने देते हैं, प्लस पीई को अगर आप ध्यान दो, पी से ई क्या था? पी से ई अभी जस्ट अपने नोट्स में झांक के देखो, जस्ट पीछे मैंने करवाया था, जैसे ये रिलेशन निकाला मैंने, ऐसे ही कॉस थीटा में निकाला था। तो पीई क्या निकल गया था? पीई बन गया था पी क्यू कॉस थीटा, पीई बन गया था पी क्यू कॉस थीटा, अभी जस्ट इसके पीछे निकाला, जाके देख लो वहां पे, ठीक है। तो यहां से अब चूंकि सबका मान रख दो, तो tan अल्फा बराबर क्या आ गया? ध्यान से लिखना, tan अल्फा बराबर क्या आ गया? पी क्यू, पी से क्यू क्या है? वेक्टर बी है, तो यानी कि बी साइन थीटा। चूंकि हम परिमाण की बात कर रहे हैं इसलिए हम तीर नहीं लगा रहे हैं, तीर लगाते तो दिशा भी बताते, दिशा नहीं बता रहे हैं तो हम केवल मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, तो इसलिए हम एरो नहीं लगा रहे। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर ए का परिमाण की बात करें तो बराबर ए, वेक्टर बी है इसके परिमाण की बात करें तो बी, वेक्टर आर है इसके परिमाण की बात करेंगे तो वेक्टर केवल आर आ जाएगा, ठीक है। दिशा नहीं, बस उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे, केवल उसका परिमाण बताएंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चूंकि हम परिमाण से ही रिलेशन निकाल रहे हैं, परिमाण दिया होगा और उसके थ्रू हम आर का परिमाण और आर की दिशा निकालेंगे तो वेक्टर आर निकल जाएगा, इसलिए हम बार बार वेक्टर नहीं लिख रहे हैं, उसका परिमाण लिख रहे हैं। तो पी क्यू वेक्टर बी था, यानी कि बी का परिमाण, तो बी साइन थीटा बटे ओपी क्या है? वेक्टर ए है, तो ए लिख दिया हमने, और प्लस पी क्यू क्या है? बी है, तो बी और कॉस थीटा है, तो ऐसे ही रहने दिया। तो यानी कि वेक्टर आर जो है, वेक्टर आर का वेक्टर ए से जो कोण है अल्फा, वो कैसे निकलेगा? वो tan अल्फा से निकलेगा। tan अल्फा बराबर क्या आ जाता है? b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है? a और वेक्टर b के बीच का कोण है। कोण निकालने का ट्रिक है मेरे पास, ये बार बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अभी मैं खुद जब बनाऊंगा तब तुम देखना कि कई चित्र बनाऊंगा अलग अलग, तो फिगर देख के तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ए और बी के बीच का एंगल ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला, लेकिन मैं वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, आसान सा ट्रिक बताऊंगा, उसके लिए वेट करना नेक्स्ट लेक्चर का। फिलहाल बस इतना समझ लो कि थीटा क्या है, दिख रहा है ए से वेक्टर बी का बनाया हुआ कोण है, या बी का ए से बनाया हुआ कोण है, और अल्फा क्या है? आर का ए से बनाया हुआ कोण है। तो tan अल्फा बराबर वही b साइन थीटा, ये वाला थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, से वेक्टर आर का जो वेक्टर ए से बनाया गया कोण अल्फा है वो भी हम निकाल सकते हैं tan अल्फा से। और tan अल्फा आपको सिंपली पता भी है कि tan 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ ना कुछ तो हल होकर इसका मान अल्फा का आ ही जाएगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो हम वेक्टर आर के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे पाएंगे कि आर का मैग्नीट्यूड इतना यूनिट वेक्टर ए से इस डायरेक्शन में है। तो वेक्टर ए तो हमको दिया है, तो वेक्टर ए से 45 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री जितना आएगा उतने डिग्री पे, और परिमाण 20, 30, 40 का हम लंबाई बना के बता देंगे कि यही है वेक्टर आर, ए और बी को जोड़ने के बाद यही मिला है। तो कुल मिलाकर इस मैथमेटिकल रिलेशन से आसानी से वेक्टर आर के बारे में हम पता कर सकते हैं। बच्चों जितना समझ में आया बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मतलब थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो
तो हाँ टफ लगेगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये सब पढ़ रहे हो, काफी टाइम से पढ़ाई भी नहीं करो, 6 महीने घर बैठे हो, तो रिवीजन भी नहीं आपने किया है, ठीक है, रिवीजन भी नहीं किया है। और पिछले क्लास का मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ के आओ तभी पढ़ पाओगे। भाई 11th में आ गए हो, बच्चों का खेल अब नहीं, अब आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा और पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, तब चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो सर के ऊपर से निकल जाएंगी, क्या हो रहा है क्लास में कुछ भी पता लगने वाला नहीं है। और ऑफलाइन पढ़ के देख लेना, कुछ भी और नहीं समझ में आने वाला। इसलिए अगर आप सपोर्ट करते हो तो मैं ऑनलाइन आपको फिजिक्स में बहुत आगे ले जा सकता हूं, और कहीं ना कहीं फिर सब कुछ अगर अच्छा रहा, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, तो मैथ्स भी मैं पढ़ाऊंगा, मैथ्स भी बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको क्लियर करवा सकता हूं। लेकिन उसके लिए बच्चे चाहिए, भीड़ चाहिए, वो अभी हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों बच्चे उतना जुड़ नहीं पा रहे। पर चलो अभी जितने भी लोग हो, मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाना, मेरा क्या जा रहा है, मतलब थोड़ा सा मुझे भी 1-1.5 घंटा आराम से एज अ टाइम पास, चलो इधर उधर बैठ के टाइम पास करूंगा, मैं पढ़ा के कर लेता हूं, क्योंकि पढ़ाई में मुझे मजा आता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको पढ़ने में मजा आया कि नहीं, मेरी बातें आपको समझ में आया कि नहीं, लेक्चर आपको अच्छा लगा कि नहीं। ये बातें आप कमेंट करते रहिए, जुड़े रहिए थोड़ा सा मेरे से। आप अगर अब तक आप लेक्चर में बने हुए हैं, आपने पढ़ाई की है, तो आप टेलीग्राम पे भी जाके मुझे ज्वाइन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ढेर सारे लोग रहेंगे, ग्रुप में स्टडी होगा, कांटेक्ट में रहेंगे। देखिए आप पढ़ेंगे तो मेरा पढ़ाने का मोटिवेशन बनेगा, मन करेगा तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। और वैसे मैं जब अपने ऐसे उसके लिए पढ़ाऊंगा कि चलो थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, आधे घंटे 1 घंटे जस्ट अ टाइम पास, तो फिर उतने जुनून से नहीं पढ़ाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है उसका, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं पूरे मन से पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं कि मैं मतलब फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे मन में ये है कि बहुत सारे बच्चे नहीं है, मतलब मेहनत करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं है वो चीज। लेकिन चलिए देखता हूं आगे कहां तक बात जाती है। फिलहाल मैंने अपना ठीक ठाक परसेंटेज दिया है, तो मैं मान के चलूं कि आप भी दीजिए। और हाँ, इसमें अगर कंफ्यूजन है, इस वीडियो लेक्चर को एक बार और करिए, आपका क्या जा रहा है। डेटा फ्री का मिल रहा है जियो से, इतना भी यूट्यूब पे खर्चा नहीं होता। 40 मिनट 35 मिनट 40 मिनट का लेक्चर करने में आराम से आप उसको दोबारा देखिए और क्लियर होगा। और 1-2 लेक्चर का इंतजार करिए, 1-2 लेक्चर का इंतजार करिए, 2-3 लेक्चर और पढ़ा दूंगा। तो ये चीजें जब इसके ऊपर हम सवाल लगाने लगेंगे, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके बारे में और बातें करेंगे, जब धीरे धीरे चर्चाएं और बढ़ती चली जाएंगी, और इसको हम देखेंगे कि इसका इस चैप्टर में क्या यूज है, या फिर न्यूमेरिकल्स में क्या यूज है, या फिर मतलब आगे जैसे जैसे इसको प्रयोग करते जाओगे ना, वैसे वैसे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। तो हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा भारी लग रहा हो, लेकिन आप दोबारा इसको लेक्चर को अटेंड करिए, दोबारा रिपीट में देखिए, आपको चीजें क्लियर होंगी। आप वेक्टर आर को इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल मेथड यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं 2 वेक्टर्स के बीच के एंगल का ट्रिक आपको बता दूंगा, अदरवाइज उसको होल्ड करके आगे बताऊंगा। अगली क्लास में मैं पढ़ा दूंगा आपको पैरेललोग्राम मेथड, एडिशन, वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम मेथड। ये था ट्रायंगल मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम मेथड। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप ये पूरा का पूरा नोट्स लिख लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए, हो सके तो मुझे व्हाट्सअप करिए, इनके पास व्हाट्सअप नंबर है। अदरवाइज नोट्स आप लिख के बिल्कुल रखे रहिए तैयार, क्योंकि और जब भी मेरी क्लास अनाउंस हो, आप क्लास करने हैं तो उसको रिवाइज करके आइए, नहीं तो फिजिक्स में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और हाँ, अगर टाइम पास वाली पढ़ाई करनी हो, ऑफलाइन जैसे आप पढ़ते हो यहाँ वहां कोचिंग्स में, अगर टाइम पास वाली पढ़ाई करनी हो, आप स्वतंत्र हो, जाके करो, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो मास्टर के ऊपर ज्यादा प्रेशर है कि मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है, ना तो आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हो, बहुत ज्यादा मन लगा रहे हो, आप खुद ही उतने डीप में नहीं जा रहे हो, उतने लेबोरियस आप स्टूडेंट नहीं हो, तो मास्टर के लिए भी आसान है, आपके लिए भी आसान है। आपको कुछ आएगा जाएगा नहीं, और मास्टर को कुछ ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा। मास्टर का प्रॉफिट ये है कि अच्छा खासा पैसा मिल जाता है उसे, और आपका प्रॉफिट ये है कि आप टाइम पास में मजे लेते हो। ऐसे ऐसे करके 2 साल निकाल दोगे, फिर इंटर में जैसे जैसे पास हो जाओगे, अदरवाइज कोई तो फेल भी हो जाते हैं, और फिर आगे लाइफ में कुछ करने को बचेगा नहीं। मैं फैक्ट कह रहा हूं, आपको बुरा लग सकता है। चलिए ज्यादा नहीं कहके बात को यहीं पे खत्म करता हूं, बाकी की चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।